चलिए फटाफट जुड़ते जाइए सारे बच्चे। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए, है ना। तो अब आपके पास गिनती के समय बचे हैं और उंगली पर गिनती भी कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से आप अपने तैयारी को 3 गुना 4 गुना स्पीड दे दीजिए। और उसमें जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी अब तक जो पढ़ा आपने वो तो ठीक है, डेली 2 से 4 आवर जो है आप जो है अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, है ना। और बाकी जो है 6 से 8 आवर जो है आप जो है थ्योरी पढ़ दो, ठीक है। तो कम से कम आपको 8 घंटे अब डेली पढ़ने चाहिए अगर रिजल्ट चाहिए तो। और अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो 10 से 12 घंटे की डेली क्लासेस आप करो, है ना। खुद से बैठ करके करो तो आपका रिजल्ट 100% कंफर्म हो जाएगा। और क्वेश्चन कैसे लगाना है, अगर हमने बताया 2 से 4 आवर, या तो आपके पास कोई मॉडल सेट होना चाहिए या फिर कोई गाइड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो। या नहीं तो फिर जो टेस्ट सीरीज आप कहीं पर भी ज्वाइन किए हो तो वहां पर डेली टेस्ट दो, उसके अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे कि मेरे पास भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, बायोवर्ल्ड का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि अगर आप पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जेएनएम किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम के बेसिस पर टेस्ट चल रही है ना। ऐसा नहीं कि पूरा दिन में जब मर्जी हुआ टेस्ट दे देंगे, नहीं। जो फिक्स टाइम है उसी टाइम में और टाइम के अंदर आपको टेस्ट देना है, यानी कि एग्जाम जैसे एग्जाम में 10 बजे क्वेश्चन दिया जाता है सपोज करते हैं और 11 बजे ले लिया जाता है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सुबह 7 बजे टेस्ट होती है और 7:30 में आपका क्वेश्चन ले लिया जाता है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट होती है हमारे पास। तो 7:30 में आपका टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें जो आंसर दिए हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये टेस्ट क्या 1 दिन 2 दिन होती है सप्ताह में, नहीं, अभी से एग्जाम तक डेली कंटिन्यू चलती है, संडे हो या मंडे डेली टेस्ट देना ही देना। उस टेस्ट की क्वेश्चन भी आपको मिलेगी जिसे आप प्रिंट करवा करके अगेन प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और पर्सनल गाइडेंस भी दे रहे हैं कि अगर आपको टेस्ट में किसी भी टॉपिक में कोई इशू है तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये सब की फी 250 है, बट मैंने ऑफर में ओनली 199 रुपीज कर दिए हैं। क्यों इतना फी क्यों लिया जा रहा है, 100 रुपया भी हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश में है तो मुझे 2 रुपए पर क्वेश्चन पे करने होते, मैं अपने लिए कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके टेस्ट के बारे में, किस ऐप पर टेस्ट होती है, कैसे पेमेंट करनी, सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं हुई है तो अभी भी आप क्रैश कोर्स हमारे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे आप पैरामेडिकल के एग्जाम अभी दे रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम किसी का भी ले रहे हो, तो आपके लास्ट एग्जाम सपोज कीजिए जीएनएम सबसे लास्ट एग्जाम है तो लास्ट एग्जाम तक आपका ये क्रैश कोर्स वैलिड रहेगा और तब तक ये चलेगी, जिसमें डेली लाइव क्लास विथ रिकॉर्डिंग अभी 4 आवर के शेड्यूल में चल रही है। मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग में सुबह 7:35 से और इवनिंग में 7:45 से या 7:40 से, जिसमें आपको डेली लाइव प्लस रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलती है। थ्योरी जो है, थ्योरी की नोट्स मिलेगी आपको, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, और इसमें संडे संडे टेस्ट भी हमने दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज पर्सनल गाइडेंस, यानी डेली क्लास के बाद 10 मिनट आपसे जो भी आपके डाउट्स हो जिस भी टॉपिक में, वो सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फी 499 है, 350 हमने करा था, अब चलो इससे भी मैं कम कर दे रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ बताओ। आप लोगों को रिजल्ट के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। 300 रुपीज आज से कर दिया, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैंने कहा था क्वेश्चन सेट आप लगा सकते हो, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन सेट लगाओगे और कौन सा क्वेश्चन सेट लगाओगे। फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक जो ऊर्जा होती है वह क्या होती है। हिंदी वाले बच्चे बोल रहे थे, हिंदी में भी सर क्वेश्चन बोलिएगा। समान तापीय प्रक्रिया में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ जाती है, डिक्रीज मतलब घट जाती है, रिमेन कांस्टेंट मतलब वही बराबर रहता है, बिकम्स जीरो मतलब जीरो तक पहुंच जाता है। कौन सा होगा बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए।
देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, टी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जब टी कांस्टेंट होगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन इन एन एडियोबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय। एडियोबैटिक प्रक्रिया में किया गया कार्य दिखाया जाता है ना, किया गया कार्य दिया जाता है, इसका इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एडियोबैटिक प्रोसेस क्या है, ये आपके किस चैप्टर से है, सबको पता है, कौन सा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स का ना। तो एडियोबैटिक प्रोसेस जो है वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होते हैं कि कितना कोई भी सिस्टम कितना हीट लॉस किया और कितना हीट गेन किया, बस उसको हम लोग देखते हैं, है ना, कि कौन सा सिस्टम कितना हीट लॉस किया और कितना गेन किया। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर सबका देखोगे और वॉल्यूम देखोगे, जो पहला रहेगा उसके बाद सेकेंड वाला जो आएगा, है ना। तो P1 माइनस हाँ, ये P1 V1 माइनस P2 V2 और Y पर पावर ये क्या है, Y पर पावर है ये बच्चा, Y पर पावर 1 है ना, जो क्या है ये कांस्टेंट है आपका। क्लियर है, तो ये इक्वेशनल कांस्टेंट है आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इंक्रीज व्हेन। सरल लोलक की आवर्त अवधि बढ़ जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है ये, पीवाईक्यू इसको लिख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है बीएससी नर्सिंग में। जल्दी से बताओ, अवधि बढ़ जाती है जब, सरल लोलक की अवधि बढ़ जाती है, मास इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, और उसके बाद है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ डिक्रीज, कौन सा हो जाएगा, जब एक मान लो एक पेंडुलम का टाइम बढ़ जाता है। मान लो कि यहां से ए हुआ, इस पॉइंट में पेंडुलम कोई घड़ी देखते होंगे उसमें नीचे लटका रहता है बी, यहां से यहां आने में मान लो मैं एक बित्ता का रस्सी लेता हूं, है ना, यहां मान के लटका के लेता हूं, तो इसको इतना ही परिधि को पूरा करना पड़ेगा। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें दो बित्ता का रस्सी ले रहा हूं, अब इसका परिधि क्या होगा, बढ़ेगा। और परिधि जब बढ़ेगा तो मान लो क्या हो जाएगा, इसका सर्कल अगर बढ़ेगा, भले हाफ सर्कल है, तो सर्कल बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो टाइम पीरियड आपको बोल रहा है कि टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो उसका और क्या इंक्रीज होगा, जब टाइम पीरियड इंक्रीज करो दैट मीन्स कि लेंथ भी उसका इंक्रीज होगा, तभी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये पहला चीज नहीं बोला है कि लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, तो पहला चीज छुपा करके ऑप्शन में डाल दिया और दूसरा चीज पूछ लिया आपसे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका अगर फॉर्मूला कभी पूछा दिया जाए तो 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी, है ना, एल फॉर लेंथ। क्लियर, टाइम पीरियड ये हो गया आपका, याद रहेगा। जितने बच्चे हैं जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, डेली बताना पड़ेगा क्या, अच्छा लगता है फटाफट से कर दो, ये भी कोई कहने वाली बात है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वैल्यूएबल लगता है तो करो, नहीं लगता है तो फिर बताओ कि हाँ सर मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। हाँ, द यूनिट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप लोग आंसर नहीं लगा रहे फास्ट, जल्दी चलो 5 का आंसर देखते हैं। which of the following is necessary condition for resonance, रेजोनेंस के लिए आवश्यक शर्तें हैं, बताओ। देखो,
नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, किसके, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो फ्रीक्वेंसी बनेगा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो रहेगा, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए, है ना, तो उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन, है ना। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड नहीं बच्चों, इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के आपका रेजोनेंस जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़े। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण होते हैं। कैसे होते हैं, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, वाइब्रेट करते हैं, है ना, वाइब्रेट मतलब थरथराना, वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव के दिशा में वाइब्रेट करते हैं, डू नॉट वाइब्रेट यानी वाइब्रेट नहीं करते हैं, मूव रैंडमली यानी कि धीरे धीरे गति करते हैं। कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ, वाइब्रेट अलोंग, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, क्लियर है। और ये भी हो सकता है कि कहीं पर ये भी देखने को मिले, वाइब्रेट पैरेलल टू द वेव मोशन, है ना, परपेंडिकुलर क्या होता है और पैरेलल क्या होता है, जल्दी से बताना, आगे बढ़े। समांतर होता है पैरेलल का हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, किसमें स्पीड यानी कि साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, होमवर्क दिए हैं ये, है ना, स्टील, एयर, एयर वाले सब इतना पीटेंगे ना, ध्यान से फिर आंसर करो। नेक्स्ट देखते हैं, बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू, बीट्स उत्पन्न होते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, बीट गाने वाला जो बीट जिसको बोलते हैं, है ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट ऑफ वेव क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए आज का लेक्चर बहुत तगड़ा है, तो बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी बच्चे हो ध्यान रहना। इफ एम्पलीट्यूड इज डबल एनर्जी बिकम्स, अगर एम्पलीट्यूड को, आयाम को दोगुना कर दिया जाए तो ऊर्जा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा। देखो एनर्जी जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो अब बताओ, है ना, इफ एम्पलीट्यूड इज डबल एनर्जी बिकम्स, तो फटाक से बता दो, फटाक से फटाक से, होमवर्क दे दूं ये देने के बाद, ये ए फॉर एम्पलीट्यूड, है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। यदि एम्पलीट्यूड डबल कर दे रहे हो यानी कि ए इक्वल टू ए गुना टू, या फिर 2a लिख सकते हो, है ना, तो उसको स्क्वायर करोगे तो समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना तुम लोग, द, देखो मैं होमवर्क तब देता हूं ना जितना पे लगता है मुझे कि तुम लोग आंसर कर दोगे, और बहुत बच्चे के आंसर करते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 100 हर्ट्ज, इट्स सेकेंड ओवरटोन इज, इसका सेकेंड ओवरटोन कितना होगा, जल्दी से बताओ। एक बंद अंग पाइप की मूल आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो इसकी दूसरी ओवरटोन कितनी होगी,
फर्स्ट जो होगा वो 100 है, तो सेकंड क्या हो जाएगा? आ, अगर ये पहले से इतना फंडामेंटली इतना नहीं, ये पहला नहीं, इसको फंडामेंटली 100 है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? थर्ड हार्मोनिक बनेगा। तो फर्स्ट 100 का गुना 3 कर दो, यानी कि 300 हर्ट्ज। ठीक है। और सेकेंड ओवरटोन में कितना हो जाएगा? सेकेंड में 5 हार्मोनिक बनेगा, तो 5th हार्मोनिक में कितना कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 500 हर्ट्ज। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट, वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलित होती है किस तरह से? पहला, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर कभी भी हाई नहीं करना है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर को हाई करना है और टेम्परेचर को लो करना। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? एटीएम, टॉर्क, पास्कल, बार। बताओ जल्दी से। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ, सी वाले को मैं देख रहा हूं। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसमें से निम्न में से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? जल्दी से बताओ। देखो, जो पाथ पर डिपेंड करेगा ना वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। हिंट मैंने दे दिया। बाकी बाकी इंटरनल एनर्जी कोई पाथ पर डिपेंड करता है? नहीं। इंथैल्पी नहीं। टेम्परेचर नहीं। तो पाथ पर डिपेंड कौन करता है? केवल और केवल वर्क डन, है ना, जो कि कोई ना कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, है ना। स्टेट फंक्शन नहीं होगा। बिना बाकी सब क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन होगा। आगे बढ़े। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज, एक्सोथर्मिक केमिस्ट्री में भी आज हमने धाकड़ क्वेश्चन लिए हैं, तो बहुत बच्चे के माथे चकरा रहे होंगे, है ना। जो सर पहले बोलते थे कि सर बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ नहीं लेके आते हैं, आज पूरा भर भर के मैंने बीएससी नर्सिंग के लिए आया। तो बाकी सर जीएनएम वाला और पैरामेडिकल वाले छोड़ के चले जाए क्या? अच्छा, छोड़ के चले जाओगे? अगर तुम्हारे एग्जाम में हैवी क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या तुम सिर्फ पैरामेडिकल का ही फॉर्म भरना है तुमको? नहीं ना। अगर तुम्हारे एग्जाम में हैवी क्वेश्चन पूछ लिया तब क्या करोगे? भागोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सो एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब अंदर। हमने याद कराया था ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब हीट बाहर की ओर जाएगा, तो क्या होगा? डेल्टा एच का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हीट यहां से रिलीज होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, विच लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? मैं कई बार बता चुका हूं, इस बार आप लोगों को बताना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सेबल रिएक्शन डिपेंड ऑन, एक प्रत्यावर्ती अभिक्रिया के लिए समांक निर्भर करता है। पहला है प्रेशर यानी कि दाब, दूसरा है ताप, तीसरा है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण, और चौथा है वॉल्यूम यानी कि आयतन। बताओ कौन सा होगा?
फटाफट से। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड ऑन, एक प्रत्यावर्ती अभिक्रिया के लिए समांक निर्भरता है। कोई भी आपके रिवर्सिबल हो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ना, बस एक ही तो हमारा हीरा लाल है, तो टेम्परेचर इसका आंसर हो जाएगा, है ना, हीरा बेटे यही है। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इफ Q इक्वल टू के देन द सिस्टम इज, यदि Q इक्वल टू के है तो सिस्टम कैसा है। अभी तो जस्ट हमने क्वेश्चन करा था ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना, जिसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम कैसा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ले चार्टेलर प्रिंसिपल, एडिशन ऑफ हीट टू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद ले सैटलियर, है ना, चैटलियर या फिर सैटलियर, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। सैटलियर सिद्धांत के अनुसार एक वाहिरता अभिक्रिया में उष्मा जोड़ने से, नाम ससुरा का ऐसा ऐसा रहता है ना कि चाट लो पी लो खा लो, है ना, ऐसा ऐसा नाम आता है। चलो देखते हैं। सेंटलर सिद्धांत के अनुसार एक वाहिरता अभिक्रिया में उष्मा जोड़ने की प्रोसेस होती है। जल्दी से बताओ किस लिए उष्मा अगर जोड़ रहे हैं तो किस लिए। रिएक्शन को बैकवर्ड करने के लिए, रिएक्शन को पीछे करने के लिए हम लोग हीट को एड ऑन कर देते हैं, तो शिफ्ट द रिएक्शन बैकवर्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। pH ऑफ ए नेचुरल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, pH वैल्यू क्या होगा एक नेचुरल सॉल्यूशन का, है ना, चाहे डिग्री कोई भी रहे, अगर नेचुरल सॉल्यूशन है तो दैट मीन्स कि उसका वैल्यू कितना है, 7 है। 7 दैट मीन्स कि ना तो उदासीय और ना तो बेसिए ना तो क्षारीय। अच्छा ये बताओ हम लोग जो मीठे पानी का pH वैल्यू कितना होता है, कोई बताएगा जरा, जिसे हम लोग पीते हैं मीठे पानी का pH वैल्यू बताना सब। नेक्स्ट देखते हैं। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री पर जल का आयनी गुणनफल होता है, कितना होगा। KW बराबर कितना हो जाएगा, वही pH करके O और H जो आपको दिया था pH लॉग करके सीधा लिखो ना, 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, जिसको मोल पर लीटर भी हम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है ना, नहीं ना। चलो आगे बढ़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किसके लिए है जी, जल और खनिज लवण के लिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिफ्ट, है ना, गोलार्ध में वृद्धि के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक जिम्मेदार है। हमने बताया था लास्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें भी हमने रूट्स के बारे में बता दिए थे ना, कुछ दिन पहले करवाया है ना क्रैश कोर्स में, तो जल्दी से बताइए। लेटरल मेरिस्टेमेंट ना, क्यों, क्योंकि आपके किस लिए किसको बढ़ा रहा है, ग्रिफ्ट को बढ़ा रहा, तो लेटरल वाला, राइट। चलो प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, चैनल बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, गैप्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनवेजिनेशन और गोल्जी वेसल्स, क्या है जल्दी से बताओ। प्लाज्मोडेस्माटा क्या था, चैनल्स था ना, दो पाइपलाइन थी ना प्लांट सेल के बीच, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चैनल्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेशन को लाइक करते चलिए। और हाँ हमने ये बात नहीं करा कि अगर आप अभी तैयारी चाह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
तो उसके लिए बायोवर्ल्ड का जो है आपको प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जो कि अमेजन पर भी मिल जाएगा। अमेजन पर लिखना है झारखंड पैरामेडिकल प्रैक्टिस सेट, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट मेरे पास से भी ले सकते हो, है ना। इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, तो इसमें टोटल क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल है। जो इसमें क्वेश्चन की संख्या है वो 450 क्वेश्चन की संख्या है ना। और इसमें आंसर की भी सबका डाला गया है, तो आप वहां से सारे पहले सेट्स लगाएंगे। टाइम स्टॉप वॉच जो होता है ना घड़ी का, उसमें यहाँ पर एक सेट में 75 क्वेश्चन, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी से है। तो मान लो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तब तो 75 मिनट, 75 क्वेश्चन के लिए आप 70 मिनट सेट करो या 65 मिनट सेट करो। और जितना बनाते आ रहे हो, यानी कि एक पेज ले लेना, उस पर एक का बी, दो का सी, ऐसे करके बनाते जो फास्ट, है ना। 65 मिनट जैसे होगा तो तुम रुक जाओ, चाहे 50 क्वेश्चन बना चाहे 60 क्वेश्चन बन, रुक जाओ, उसमें तुम मिलाओ कि कितना तुम आंसर आ पा रहे हो, है ना। तो एग्जाम में बस उसका दोगुना ला पाओगे, अधिक से अधिक। क्यों? क्योंकि हमने 75 क्वेश्चन लिया है, तो वहां पर 150 क्वेश्चन रहेगा। तो इससे क्या होगी ना, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो एबिलिटी है, या क्वेश्चन बनाने की, सॉल्व करने की जो आपकी एबिलिटी है, तो वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इसके लिए अगर आप मेरे पास से चाहते हैं, देखो अमेजन पर भी लोगे तो वो पीडीएफ मिलेगी, तो मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, बाद में नहीं करना ऐसे या वैसे, है ना। क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में ही अवेलेबल है, जिसको जाके आपको 50-60 रुपए में प्रिंट करवा लेना है। इसीलिए हमने प्राइस बहुत ही कम रखे हैं, ओनली 100 रुपीज रखे हैं, 100 रुपीज, है ना, 450 क्वेश्चन का। जिसमें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लेनी है ना। आते हैं वापस, कम टू द क्वेश्चंस। द सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस, ये भी कोई बताने वाली चीज है? नहीं ना, बता देना फटाक से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉलीसेक्राइड, निम्न में से कौन से पॉलीसेक्राइड है, जल्दी से बताओ। अच्छा, पॉलीसेक्राइड कहते किसे हैं? ग्लूकोज के एक लंबे से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, या फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलो, या ग्लूकोज के लंबे से फॉर्म को हम लोग पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपली अगर सर किसे बोलेंगे, तो इस यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? कम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, और इसके बहुत बड़े समूह को, ग्रुप को, जत्था को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। याद है, पॉली मतलब बहुत सारा। पहले होता है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और जब उससे अधिक जाता है तो पॉली। क्लियर है? नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हिस्टोलॉजी किसके बारे में स्टडी करती है? टिश्यू के बारे में, आप लोग बच्चे से पढ़ रहे हो, ऊतक के बारे में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का कार्य नहीं है। ये बच्चों हमने क्लास में 2-3 दिन बताया है, तो प्रोटीन के बारे में आप लोग बताना, प्रोटीन का कार्य जो नहीं है वो बताना है। हमने एंजाइम के बारे में बताया था, प्रोटीन के बारे में बताया था, हार्मोन्स के बारे में बताया था। पेड कोर्स में या क्रैश कोर्स में हम बार बार इस चीज सबको बताते रहते हैं ना, तो जल्दी से बता दो। नेक्स्ट है, द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या रहता है? डीएनए, आरएनए, दोनों दोनों पाया जाता है ना। तो एक देखो, एक सेल में दो आरएनए डीएनए पाया जाता है, तो हाँ, एक तो होता है सेल का अपना न्यूक्लियस जहां पर डीएनए रहता है, और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके पास अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो आपके पास होमवर्क रहा कि ऐसा और कौन सा सेल है, चाहे एनिमल या प्लांट, जिसके पास अपना डीएनए हो। यानी कि सेल के न्यूक्लियस के पास तो एगो होगा ही होगा, और उसके पास फिर अपना होगा ही, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास है एक ही सेल के अंदर, है ना। बताना जरा मेरे को, देखेंगे इसमें कितना दम है। गूगल वगैरह सबका इस्तेमाल कर सकते हो। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का खोज किसने किया था? ब्राउन नाम का एक चच्चा था, जिसके आगे रॉबर्ट लगा हुआ था तो रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है? चलो आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच बायोमोलिक्यूल इज एम्पैथिक इन नेचर, जल्दी से बताओ, एम्पैथिक इन नेचर।
फटाफट से ये रहा आपका लास्ट होमवर्क। और जिस इसने इस सेशन में हमको लग रहा 5 होमवर्क आपको दिए हैं, और पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जरूर इसका आंसर करना चाहिए। बाकी जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत ही कम प्राइस पर हमने अवेलेबल करवा दिया, 199 रुपीज़ पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स का भी हमने फी कम कर दिया, ओनली 300 कर दिया है। अगर दोनों साथ में लेते हैं तो आपको 500 पड़ती है, लेकिन आज के बाद अगर दोनों एक साथ लेते हैं एक बच्चे तो 450 ही पड़ेगा, है ना। दोनों अगर एक साथ जो बच्चे लेते हैं ताकि बेहतर प्रिपरेशन हो सके तो आपको इतना पड़ेगा। तो फटाफट से ज्वाइन करके सारी चीज़ें कंटिन्यू कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, चाहे बीएससी नर्सिंग के लिए हो चाहे पैरामेडिकल के लिए हो। थैंक यू सो मच सेशन ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर कल शाम 7 बजे।